इम्पोर्टेंट इंटरव्यू उन सभी खवातीन के लिए, उन माँ और बहनों के लिए जिनकी औलादें नहीं होती हैं, मुसलसल जिन्हें 3-4 साल से प्रॉब्लम आ रही है, ला औलाद हैं और अभी तक इलाज करवाया है लेकिन कहीं पे भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा है। आखिरकार ये समस्या, ये परेशानी क्यों आ रही है और इसका इलाज क्या है, ये सब चीज़ें जानना आपके लिए इंतहाई बहुत ज़रूरी है। हालांकि फ्री मेडिकल कैंप राजौरी में हो रहा है। पूंछ और राजौरी की आवाम से ये मोतबाना गुजारिश है कि आप इस फ्री मेडिकल कैंप का हिस्सा बने और यहाँ पे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम आ रही है जो प्रॉपर तरीके से मुकम्मल तौर पे आपका चेकअप करेंगे। कई सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी शादी को 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं हो पा रही है। ये क्या समस्या है, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये सब जानना इंतहाई आपके लिए, मेरे लिए और देखने वाली सारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और मुकम्मल तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे ये फ्री मेडिकल कैंप राजौरी में कब होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें और ये बताएं कि ये फ्री मेडिकल कैंप राजौरी में कब होगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रगति है, मैं पठानकोट से हूँ और हमारा हॉस्पिटल नवचेतन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसका ब्रांच है IVF सेंटर। तो ये हम फ्री मेडिकल कैंप, मतलब फ्री IVF मेडिकल कैंप मैं बोल सकती हूँ, वो फरवरी 16 को हो रहा है राजौरी में। 15 को 16 फैब को राजौरी के अंदर होगा। ये याद रखना है आपने, DOA नमरात पे रब्ता करना है और बिलखुसूस इस कैंप का हिस्सा बनना है क्योंकि इस कैंप के अंदर मुकम्मल तौर पे आपका इलाज होगा। क्या मैम ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप वगैरह होगा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से अभी 17 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को इस फैसिलिटी के बारे में नहीं पता और अभी भी इसी प्रॉब्लम से गूंज रहे हैं, है ना, बाहर नहीं निकल पाते। तो मैंने सोचा कि हम वही जगह पे पहुंच जाए, उन्हीं के पास, तो मदद होगी उनकी। क्या बात है जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। ये राजौरी आ रहे हैं 16 फरवरी को। इस फ्री मेडिकल कैंप का हिस्सा बनने के लिए आपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके मैम से कंफर्म करना है, सारी तफसीलात देनी है, खुद को रजिस्टर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अब हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहला और अहम तरीन सवाल, आज के समय में शादियाँ जो हैं वो सही मुकर्रर वक्त पे नहीं होती हैं। हमने देखा कि पढ़ाई के कारण, स्ट्रेस के कारण शादियां बड़ी लेट हो रही हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, जिसके कारण जो है वो हमारी बहनें या हम ये भी कहेंगे कि हमारी दोस्त, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी में। तो क्या रीज़न हो सकता है, किस तरीके से ये लाइफस्टाइल चेंज किया जाए और इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल में किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है सोहेल जी। आजकल के ज़माने में करियर ओरिएंटेड हो गए सारे, तो शादियाँ इसीलिए डिले हो रहा है। अब शादियां डिले हो रहा है तो हमें अपने आप को सेफ रख के चलना है कि करियर भी हम संभाल ले और साथ में हम अपना फैमिली प्लानिंग भी कर ले। तो IVF में एक ब्रांच मैं बोल सकती हूँ जिसको फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज बोलते हैं। मतलब मानिएगा एक आपके भाई हो या चाहे आदमी हो या औरत हो, उनको 35 के बाद फैमिली प्लान करना है, ठीक है, बट 35 औरत के लिए तो बहुत ज़्यादा उम्र हो जाएगा। तो उनके लिए ये करते हैं कि हम उनके IVF के द्वारा उनके एग्स को फ्रीज करते हैं। मतलब वो एक सेफ लेके चल रहे हैं कि उन्होंने अपने एग्स जो उम्र के साथ कम हो जाता है वो एग्स को हम फ्रीज कर रहे हैं और फ्यूचर में चाहे उनकी करियर सेटल हो जाए, सब हो गया, अब वो कहेंगे 36-37 साल में मुझे अभी बच्चा प्लान करना है, तो उनके एग्स वहाँ पे सेफ है। दिस इज़ वन एडवांटेज IVF का। दूसरा, आपने एक और बात बोली है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का। ये हम सबको ही करना है ना। सिर्फ एक इनफर्टिलिटी, ये बांझपन से बचने के लिए नहीं, हर एक बीमारी से बचने के लिए भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है ना। हमारी रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए अपना थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए, योगा हो जाए, है ना। अपना ये साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए योगा तो बहुत मददगार होती है। हाँ मैम, मैंने देखा है कि आज के यंगस्टर्स में एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही, जो नशा है, स्मोकिंग, अल्कोहल, हुक्का, और बेशतर फीमेल्स के अंदर भी अब ये चीज़ें आ रही हैं। मैंने देखा है कि लड़कियां भी क्लब्स में बैठी होती हैं, हुक्का पीती हैं, सिगरेट पीती हैं। तो इसकी वजह से क्या इस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है? क्या
उम्र के साथ साथ इन पे ये असर हो सकता है, बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, कल को जो है वो बच्चा नहीं हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। ये बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी के लिए। आजकल बहुत सारे लोग नशा करते हैं, है ना। नशे से एक सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इंजूरियस है। आदमियों में शुक्राणु का बहुत कम होना, उनकी क्वालिटी बिगड़ जाना, और वैसे ही औरतों में एग का काउंट कम हो जाना, ये तेज़ी से बढ़ रहा है ना। ये यंगस्टर्स में भी पाया जा रहा है। आज से मैं कह सकती हूँ 5 साल पहले हमें सिर्फ 32 साल 33 साल के ऊपर पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड, अभी मुझे 24 से शुरू हो गए। मतलब 24 साल की बच्ची को भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। आप सोचिए, एनवायरमेंट क्या हो सकता है? कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी है, आप मान सकते हैं ना। हमारे खाने पीने भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, और खाना पीना सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर हम अपने माँ बाप की बात करें, उनका खाना पीना ज़्यादा प्योर था, है ना। तो हमारे लिए ऑलरेडी वो क्या बोल सकते हैं, अडल्टरेटेड हम बोल सकते हैं। इतना क्वालिटी वाइज हम इतना अनाज अच्छे वाले खा नहीं रहे। मैम एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि कई सारे लोगों के जहन में मिथ होता है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये हमारा अपना बच्चा नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि ये खुद का बच्चा नहीं है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसमें कई सारे ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। मतलब कई सारे सवाल होते हैं कि मशीन का बनाया हुआ बच्चा है जी, ये खुद का बच्चा नहीं है। तो इस मिथ को कैसे आप क्लियर करेंगे? ये मिथ ही है। ये क्लियर तो थोड़ा अवेयरनेस से हो सकता है, क्योंकि ये बच्चा कोई रोबोट वाला नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाने के लिए बोला है कि औरत के शरीर के अंदर बच्चेदानी है और उसके साथ ट्यूब भी है और अंडाशय भी है। नेचुरली कंसीव जो होता है वो ट्यूब में होता है, फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो जब वो दोनों मेल और फीमेल एग का जो मेल मिलाप मैं बोल सकती हूँ, वो जब ट्यूब में नहीं हो रहा है, तो हम वही काम जो है टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब आईवीएफ वाले लैब में ये 2 काम कर रहे हैं। इसीलिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म वो बन गया टेस्ट ट्यूब बेबी। मैम मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं क्या? इसमें मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मर्द में? अगर मर्द में प्रॉब्लम है तो क्या औरत में भी हो सकती है, या सिर्फ एक में प्रॉब्लम होती है, दोनों में होती है? दोनों में हो सकती है। 50-50% के भागीदार है दोनों। अच्छा। हाँ, पहले ये 30-40 रेशियो में था कि 40% फीमेल कॉजेज थे। अब इवन मेल फैक्टर्स और फीमेल फैक्टर्स दोनों 50% है। मतलब मेल में हमें आजकल बहुत ज़्यादा ये स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा मैम, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है मेरा कि जैसे किसी ने एक बार अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट किया हो, फेल हो गया हो, रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, क्या वो दूसरी बार भी कर सकता है? क्या वो तीसरी बार भी कर सकता है? कर सकते दूसरी बार भी कर सकते हैं। फेलियर का कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। शरीर ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। हम उनका उम्र भी देखते, सारा फाइल हमने फिर से स्टडी करना है, राइट फ्रॉम द एज, उनका क्या रहन सहन है, क्या खाना पीना है, और कोई या अबॉर्शन हो रही थी उनको, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम स्टडी करके अगर हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिला तो हम उनको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ज़रूर बोलेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और भी हमने देखी है कि अब ना पेशेंट्स के बीच में एक डर सा भी रहता है, क्योंकि आईवीएफ बहुत हॉस्पिटल ओपन हो चुके हैं। आप तो सीनियर डॉक्टर हैं, 17 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आज हर गली हर कोने में आईवीएफ की क्लिनिक ओपन हो रही है। जब पेशेंट पहुँचता है तो उसे पहले ही टेस्ट लिख दिए जाते हैं, वो 80-90 हज़ार रुपये के टेस्ट करवाता है, लाख रुपये के टेस्ट करवाता है, देन उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वो सारा कुल मिला के 3 लाख 3.5 लाख एक पेशेंट इन्वेस्ट कर देता है। फिर बाद में वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है, उसकी पॉजिटिव नहीं आती है, तो वो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं 3 लाख रुपया दे कर भी अब मेरे हाथ में कुछ नहीं आया है। तो एक सही डॉक्टर की, एक सही क्लिनिक की, एक सही हॉस्पिटल की पहचान क्या है? पहचान सच्चाई है और पहचान काउंसलिंग है ना। हम 100% गारंटी नहीं दे पाते हैं आईवीएफ में। ये भी एक मिथ है, मैं बोल सकती हूँ, जहाँ पे 100% उम्मीद लेके आते हैं पेशेंट्स कि हमारा रुक ही जाएगा जी प्रेगनेंसी। इसमें कितने % मैम चांसेस होती हैं? 60 to 70% चांसेस होता है होगा, बाकी 30% नहीं है। 30 से 40 वही कुदरत के ऊपर है, उसको आप किस्मत कह लो, लक कह लो, है ना। तो ये हमें छोड़ना पड़ता है उनके लिए। मैम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज के समय में हमारी जो बढ़ती हुई पीढ़ी की बच्चियाँ हैं, लेट नाइट तक ब्राउजिंग करना, लेट नाइट सोना, फ़ोन कॉल का इस्तेमाल करना, क्या इससे भी शरीर के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है?
डेफिनेटली आप फोन पकड़ रहे हैं, हम भी पकड़ रहे हैं, रेडिएशन तो है ही है ना, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम बोलते हैं। तो इसका असर धीरे धीरे हमें देखने को मिलता ही मिलता है। आजकल तो बच्चे 10 साल के 6-7 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है। आप सोचो वो 24 साल तक पहुंचेगा तो उसका मोबाइल का एक्सपोजर, लैपटॉप का एक्सपोजर कितना हुआ होगा। अच्छा, ये जो IVF का मैम ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसको कितना समय लगता है, कितने समय में ये मुकम्मल हो जाता है? 1 महीना, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स केस, है ना। कभी कभार हमें 3-4 महीने भी हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो आम कारण होते हैं फीमेल में वो होता है ट्यूब के प्रॉब्लम्स, ट्यूब का बंद होना, अंडाशय में प्रॉब्लम हो सकती है, रसोलियाँ हो सकती है, बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चेदानी की रसोलियाँ भी हो सकती है। अगर इनमें ऐसा कुछ है तो हमें पहले वो प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ेगा। तो ये जो 1 मंथ का मैंने पीरियड बोला वो शायद एक्सटेंड हो सकता है उनमें। कभी कभार डॉक्टर्स इनकार कर देते हैं कि आपका इलाज ही नहीं होगा, आप लाइलाज है, आपका बच्चा नहीं हो सकता है, उसका क्या कारण होता है? उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक पेशेंट आई मेरे पास, 45 इयर्स की थी और उसके बच्चेदानी में बहुत सारे फाइब्रॉइड्स है। फाइब्रॉइड्स मतलब यूट्रस में रसोलियाँ जिसको हम बोलते हैं, और अनगिनत है, मतलब 10-12 तो मुझे स्कैन में ही दिख रहे हैं। अब वो इतने छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और भी छोटे छोटे हैं। तो हम उसको निकालेंगे कैसे? एक निकालेंगे दूसरा बन जाएगा, मतलब इतने सारे 10-12 तो हम नहीं निकाल पाते। कैसे पैदा हो जाते हैं इतने ज्यादा? ये क्या इशू है? क्या PCOD का कारण होता है, कुछ और होता है? ये यूट्रस की बात कर रही हूँ, PCOD हम ओवरीज की बात कर रहे हैं। PCOD एक आम भाषा में हम उसको हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आती है हमें। प्रॉब्लम ये जो आपने सवाल मुझसे किया कि बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद भी पेशेंट का नेगेटिव होता है, उसमें बच्चेदानी जैसे कोक है, वो कोक जो है वो वीक हो सकता है ये रसोलियों की वजह से, और अंदरूनी ऐसी चेंजेस हो जाती है कि जहाँ पे वो बच्चा रिसीव करने जैसा होता ही नहीं है। ऐसा होता है 10% लेडीज़ में IVF भी कामयाब नहीं है। मैम, सबसे बेस्ट एज क्या है शादी करने की? अगर हम यकीन माने सही माने में ख़वातीन के लिए, फीमेल्स के लिए क्या है और मर्द अफराद के लिए क्या है? देखिए, दोनों के लिए मैं बोलती हूँ, अगर मैं बोलूँगी 23-24 ना, सब लोग मेरे से खफा हो जाएंगे कि 23-24 तो पढ़ने की उम्र है तो शादी कैसे कर सकते हैं। पर कोशिश यही है कि एटलीस्ट 25-26 तक आप शादी कर लो और 30 के अंदर अंदर एक फैमिली प्लान हो जाना चाहिए। इफ़ देर इज़ नो अदर अपॉइंटमेंट्स लाइक करियर ओरिएंटेड है, आपको बाहर नहीं जाना, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो 30 के अंदर अंदर तो फैमिली प्लानिंग हो जाना चाहिए। और मैम, जिन लड़कियों की 35 साल में शादी होती है, 32 साल में शादी होती है, क्या उनके लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके फिर बाद में बच्चे नहीं होंगे? चांसेस होते हैं, पर उनको मैं सिर्फ ये सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आप 35 साल में शादी कर रहे हैं तो आप 6 महीने से ज़्यादा वेट ना करें नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए। आपको एक पहले ही शादी के तुरंत बाद एक काउंसलिंग ले ले, उसको हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बोलते हैं, कि एक एडवाइस डॉक्टर से ले, गायनेकोलॉजिस्ट से ले ले कि आपकी टेस्ट, हम इसमें वेट नहीं कर सकते ना, जैसे हम नॉर्मल कपल्स में वेट करते हैं 1 साल 2 साल, चलो जी अभी शादी हुई है वेट कर लेते हैं। हम 35 साल में इस तरह से टाइम गंवा नहीं सकते। मैम, कुछ लोग जो हैं वो मेडिसिन्स बहुत इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग के दौर में, क्या इन दवाइयों की वजह से भी इनको नुकसानात हो सकते हैं? अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें मेडिसिन्स वगैरह देते हैं कि आप ये मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें, और वो 5 महीने 6 महीने 8 महीने इलाज करते हैं। क्या उससे भी कुछ असर पड़ सकता है उन पे, या वो उनके लिए बेहतरीन रिकवरी प्रोसेस है? अगर वो सही डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो दवाइयाँ सही है तो नुकसान होने का चांसेस बहुत कम है। फिर भी हमें ऐसे ही नहीं प्रेस्क्राइब कर देना है किसी को। देखिए, अगर आप अच्छी चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोज़ ही खाते रहोगे तो वो भी तो, अच्छी चीज़ भी तो बुरी हो जाएगी ना। तो द सेम अप्लाइज फॉर सप्लीमेंट्स ऑल्सो। मतलब ये जो मेडिसिन्स हैं ये एक सही तरीके और सही एडवाइस से लेना चाहिए अपने आप से। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, खास करके मेल पेशेंट्स जो आते हैं वो ऑनलाइन से ये स्पर्म इंक्रीज करने वाले मेडिसिन्स ले लेते हैं, और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ना ऑनलाइन में, तो नुकसान है। हाँ, उसके बाद हमें बहुत सारे ऐसे डैमेज लिवर मिले हैं, हमें बहुत सारे शुक्राणु बिल्कुल ही खत्म हो गए, ऐसे भी केसेस हमें मिले। मैम, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि आपके 17 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं आप,
जम्मू कश्मीर में भी आपने बहुत काम किया है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अभी तक कितने ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनके घर में आपकी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कान आई है? गिनते तो नहीं है, पर ऊपर वाले की दया से है। मतलब ये खुशी है। मैं इस फील्ड में आई भी इसलिए हूँ कि एक हम यादगार बन जाते हैं उन फैमिलीज़ में जो हमारे पास आके उनकी वो चिराग मिल जाते हैं उनको। तो है, काफ़ी सारे हैं। मैम, आज के टाइम में लोग डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगा ट्रीटमेंट भी होता है, तो डॉक्टर्स पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। एक सही डॉक्टर की परख क्या है और एक सही डॉक्टर पे कैसे विश्वास किया जाए? विश्वास, देखिए, सही डॉक्टर का परख तो फिर भी आ ही जाता है क्योंकि एक वाइब्रेशन, मैं बिलीव करती हूँ, मैं ऊपर वाले पे बहुत विश्वास रखती हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी सच्चाई हमारे बातों में, हमारे कामों में झलक जाती है। तो पेशेंट को समझ ही आ जाता है कि अगर हम डॉक्टर उनके कंप्लेंट्स को, उनकी तकलीफ़ को इमोशनली भी अगर समझ पाए तो हमसे कभी गलती नहीं होती है। चलिए मैम, हम 2 मिनट का सेशन और बढ़ाएंगे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सवाल कीजिएगा। कुछ चंद आपके सवाल जो होंगे वो हम डॉक्टर साहब से करेंगे। 16 फरवरी के रोज़ आपने जनाब राजौरी के अंदर, डॉक्टर साहब बिलखसूस आपके लिए आ रही हैं, और जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं इस प्रोग्राम को या मेरी जो माएँ देख रही हैं, आप उस कैंप का हिस्सा बने। फ्री में डॉक्टर साहब इलाज करेंगे, आपको चेक करेंगे। 16 फरवरी, नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे, कॉल करें, रब्ता करें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप तुरंत सवाल भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे है। वंस अगेन मैं पढ़ के भी सुनाना चाहूँगा, कई सारे लोगों को नंबर अगर ना मिले। 6283, याद रखें, 6283932784। एक बार फिर से 6283932784। अब मैं देसी भाषा में पढ़ के सुनाऊँगा। 6283932784, ताकि आपको ऐसे भी समझ आए। और आपने कोई भी सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं, और हम आपके तमाम सवालात के जवाब भी लेंगे। मैम, कुछ कमेंट्स भी आए हैं। जैसे एक नौजवान का कमेंट आया है कि कुछ लोग टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक शादी के दौरान में मेडिसिन्स ली जाती हैं, क्या उनसे भी बुरा असर पड़ सकता है? लाइक अनवांटेड 72 जैसी टैबलेट्स अगर कोई लेगा, क्या उससे डैमेज हो सकता है शरीर का कोई हिस्सा? डेफिनेटली डैमेज हो सकता है। शरीर का कोई हिस्सा नहीं, शरीर के संतुलन बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता है। हाँ, ये अनवांटेड 72 एक इमरजेंसी पिल है। जी मैम। है ना, जहाँ पे आप प्रोटेक्शन यूज भी कर रहे हो, पर फिर भी कुछ कारण की वजह से वो प्रोटेक्शन अगर काम नहीं करता, ये उन केसेस के लिए है। पर आजकल के यंग कपल्स में बोल सकती हूँ, और नौजवान लोग भी बोल सकती हूँ, इसका बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं अनवांटेड 72। और ये ओवर द काउंटर भी मिल रहा है ना, ड्रग्स। ये बड़ी समस्या है भारत में कि ये आसानी से मिल जाती है। मैम, एक कमेंट आया है कि सर, डॉक्टर साहब को कहना कि हम इलाज करवाना चाहते हैं, खर्चा बहुत होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। ये भी एक मिथ है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि ये एक आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बट आई कैन से कि मेरे पास एक रिक्शा वाला भी आता है, मेरे पास एक ऑटो ड्राइवर भी आता है। तो आप समझ सकते हो कि मेरे लिए वहाँ पे एक इतना ही रकम मुझे लेना है, ऐसा कभी मेरा होता नहीं है पेशेंट्स के साथ। सो यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए, हम सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। कई सारे और भी सवाल आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन है, आपसे हम आपके सवालों को भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने में भी हम मदद करेंगे। मैम साहब, लोग इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा हो जाएगा, सिर्फ खर्चे को लेकर लोग। खर्चे को लेके बहुत सारा सवाल होता है, क्योंकि डेफिनेटली फाइनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ट्रीटमेंट का। पर ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे सामने 4 पेशेंट बैठे हैं तो चारों का एक बराबर खर्चा होगा, नहीं हो सकता। शायद कुछ लोगों को हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़े IVF से पहले, है ना, कुछ लोगों को नहीं ज़रूरत पड़े। कुछ लोगों में एग की कमी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आ जाता है ना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैम, अगर 45 साल का कोई शख्स हो तो क्या उसका भी बच्चा हो सकता है 45 ईयर्स में एज? डेफिनेटली हो सकता है। हम 51 तक IVF में गारंटी देते हैं
कि 51 इयर्स तक लीगली अलाउड भी है और तब तक हम IVF कर सकते हैं, हो भी सकता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और इंतहाई आप सब लोगों का भी शुक्रिया जो मुझे देख रहे थे। राजौरी में इनका कैंप होने वाला है 16 फरवरी को। आप इस कैंप का हिस्सा बने और बिला परेशानी के आप उसमें जाके अपना इलाज करवाएं। कुपवाड़ा कब आएंगी मैम? मैम कश्मीर आती हैं, श्रीनगर ज़रूर आती हैं, कुपवाड़ा भी आएंगे। सुहेल भाई, श्रीनगर में भी होना चाहिए ट्रीटमेंट। श्रीनगर में मैम का कैंप है। मैम आपका क्लिनिक है कहाँ पे श्रीनगर में? श्रीनगर में करण नगर में हेल्थ फॉर यू क्लिनिक है। वहाँ पे अभी भी हमारे एक मेडिकल ऑफिसर है, वो एवरी सैटरडे वहाँ पे जाते हैं, है ना। अब मैं मेरा कैंप कब होगा अभी तक डेट उसका निश्चित नहीं है, पर आपको हर शनिवार को मेरे एक जूनियर मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे। हेल्थ फॉर यू क्लिनिक करण नगर में। 2 बच्चों के दरमियान गैप कितना होना चाहिए जिससे शरीर को या औरत को नुकसान ना हो? 3 साल। 3 साल का? हाँ, ये भी डिपेंड करता है। उनका पहला बच्चा अगर 35 साल में हुआ हो तो हम 3 साल नहीं बोलेंगे ना। 3 साल में तो फिर 37-38 के हो जाएंगे, फिर वो तो नेचुरल कंसीव करने के लिए मुश्किल हो जाता है। सो अगर वो नॉर्मल डिलीवरी से पहला बच्चा हुआ है तो हम 18 महीने के बाद कोशिश कर सकते हैं। गांधरबल के लोग अगर देख रहे हैं या कहीं से भी कई सारे कमेंट्स कर रहे हैं, इनका जो क्लिनिक है वो बिलखसूस कहीं और नहीं बल्कि पठानकोट में है। आप वहाँ पे आ सकते हैं, नंबरात पे रब्ता कर सकते हैं और सब चीज़ें आपको हमने डिटेल में पहुँचा दी। हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी ये आपके इलाके में भी कैंप करेंगे। कई सारे लोग मैम डिमांड कर रहे हैं कि रियासी में भी कैंप होना चाहिए, कश्मीर में भी कैंप होना चाहिए। हर जगह मैम कैंप करने आएंगे। आप सभी लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 1000 लोग हमें लाइव देख रहा था इस प्रोग्राम में, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। छोटा सा प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ।